आप सभी का स्वागत है लकी स्टडीज़ में ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर आज हमारे इस वीडियो का जो डिस्कशन है वो रहेगा त्वचा की ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने त्वचा के स्ट्रक्चर के बारे में और केश के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरह से जान लिया है कि त्वचा का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले त्वचा के स्ट्रक्चर और बालों के स्ट्रक्चर का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है आसानी से समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है त्वचा की ग्रंथियाँ। त्वचा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्स जो सिस्टम होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला होता है त्वचा यानी कि स्किन, और दूसरा होता है त्वचा के उपांग जिसके अंदर आ जाते हैं बाल, और दूसरा होता है त्वचा की ग्रंथियाँ। तो त्वचा में हमने बाल के बारे में बात कर ली थी पहले से। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा त्वचा की ग्रंथियों को लेकर, कि त्वचा में कितने प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है और वो किस तरह की होती है। तो त्वचा में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से हम लोग 7 ग्रंथियाँ देखेंगे यहाँ पर जो त्वचा में उपस्थित रहती है, और त्वचा में सभी जो ग्रंथियाँ होती है वो बहिर्स्रावी प्रकार की होती है। अतः इसका अर्थ हुआ कि ये जो त्वचा की जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं इनके पास में एक नलिका होती है और ये अपने स्रावन को नलिका के द्वारा स्रावित करती है। ग्रंथियों का अगर मुख्य रूप से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो 2 बड़े हिस्सों में होता है। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, या फिर जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ये ऐसी ग्रंथियाँ जिनके पास में नलिका नहीं होती है, यानी कि वो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है और वो अपने स्रावन को सीधे रक्त में प्रवाहित करती है। वहीं दूसरे तरह की ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, या हिंदी में कहते हैं उन्हें हम बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियों का अर्थ ये होता है कि इन ग्रंथियों के पास में एक नलिका होती है और ये अपने स्रावन को एक नलिका के द्वारा स्रावित करती हैं। तो जो त्वचा की ग्रंथियाँ होती हैं ये सभी के सभी ग्रंथियाँ बहिर्स्रावी प्रकार की होती है, यानी कि ये अपने स्राव को स्रावित करने के लिए नलिका का उपयोग करती हैं। इन ग्रंथियों का निर्माण जो है वो एपिडर्मिस की जो मैल पिघी परत होती है उसके डर्मिस के अंदर धंस जाने की वजह से होता है। हमने जब केश का स्ट्रक्चर देखा था तब भी देखा था कि एपिडर्मिस की जो सबसे आंतरिक परत होती है स्ट्रेटम मैल पिघी, ये स्ट्रेटम मैल पिघी अंदर डर्मिस के अंदर धंस के केश का निर्माण करती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रंथियों का निर्माण भी केश के समान ही होता है। एपिडर्मिस की जो सबसे आंतरिक परत होती है मैल पिघी, ये परत डर्मिस के अंदर धंस जाती है जिससे इन ग्रंथियों का निर्माण होता है। त्वचा के अंदर मुख्य रूप से निम्नलिखित तरह की ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके ग्रंथियों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम ग्रंथियों के बारे में डिटेल में देखें, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अलग अलग आधार पर क्लासीफाई किया गया है। इनके जो क्लासिफिकेशन है उसके 2 आधार मुख्य रूप से होते हैं। पहला तो आधार होता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा आधार होता है कि ये अपना जो स्रावन है वो किस प्रकार से करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि संरचना के आधार पर एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। या तो वो होती हैं ट्यूब्यूलर यानी कि नलिकामयी, या फिर वो होती हैं कोशयुक्त यानी कि एल्वियोलर। ट्यूब्यूलर या फिर होती है एल्वियोलर। एल्वियोलर का अर्थ होता है कोशयुक्त। ट्यूब्यूलर ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर में इस प्रकार से नलिकाएं पाई जाती हैं, और जो एल्वियोलर होती है ग्रंथियाँ उनके अंदर इस प्रकार से नलिका और उसके नीचे इस प्रकार से कोश पाए जाते हैं। अब ये ट्यूब्यूलर और एल्वियोलर ग्रंथियाँ भी 2 प्रकार की होती है। या तो होती है कंपाउंड या फिर होती है सिंगल। अगर ये सिंपल ग्रंथियाँ होती हैं तो इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक नलिका पाई जाती है और ये एक नलिका ही अपना स्रावन करती है। लेकिन कई बार बहुत सारी नलिकाएं मिलकर एक ग्रंथि का निर्माण करती है। इस प्रकार से एक नलिका, ये दूसरी नलिका, ये तीसरी नलिका, अब इन्होंने ये ग्रंथियों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है कंपाउंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। इसी तरह से अल्वियोलर में भी अगर सिर्फ ये एक
कोश ही पाया जाता है तो उसे कहते हैं सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड। लेकिन अगर कई सारे कोश मिलकर एक नलिका का निर्माण करते हैं, जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, ठीक उसी तरीके से ये कोश मिलकर एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर। तो यह था डिवीजन स्ट्रक्चर के आधार पर। दूसरा जो डिवीजन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों का, वो होता है उनके स्रावण के प्रकार के आधार पर, सिक्रीशन के आधार पर, कि वो सिक्रीशन किस तरह से करती हैं। इस आधार पर ये जो ग्रंथियां होती हैं ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं। सबसे पहली जो होती हैं वो होती हैं मीरोक्राइन या एक्राइन प्रकार की ग्रंथियां, जिन्हें कहते हैं एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जब अपना स्रावण करती हैं तो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा करती है, यानी कि ये ग्रंथियों की कोशिका है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के स्रावण बन रहे हैं। अब जब ये स्रावण बन चुके हैं और इन्हें अपनी नलिका में इन स्रावों को भेजना है, तो ये स्राव सीधे सीधे बाहर नलिका में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, सीधे सीधे बाहर नलिका में चले जाते हैं। तो इस एक्राइन प्रकार की ग्रंथियों के अंदर कोशिका को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। स्रावण के दौरान कोशिका की जो झिल्ली होती है वह सामान्य बनी रहती है, उसका कोई भी हिस्सा टूटता नहीं है। सिंपल से ये जो स्रावण के मॉलिक्यूल होते हैं ये डिफ्यूजन के द्वारा नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये कहलाती है मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ। दूसरी होती हैं एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ। ये जो एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ जो होती हैं ये जब अपना स्रावण करती हैं तो स्रावण के दौरान इनकी कोशिका झिल्ली जो होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता है या बर्ड ऑफ हो जाता है, यानी कि ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये स्रावण के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब जब ये स्रावण के जो है कंपाउंड पर्याप्त मात्रा में बन चुके हैं तो उस दौरान इस कोशिका झिल्ली से बाहर एक इस तरीके से वेसिकल का निर्माण होता है। ये सारे के सारे स्रावण के पदार्थ जो हैं इस वेसिकल में आ जाते हैं। अब ये वेसिकल नलिका में जाकर फट जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एपोक्राइन प्रकार की कोशिकाओं में यहाँ कोशिका झिल्ली का एक हिस्सा टूटकर अलग होता है और उसके बाद में ये अपना स्रावण करती हैं। जो तीसरी प्रकार की कोशिका आती हैं, तीसरी प्रकार की जो ग्रंथियाँ आती हैं वो होती है होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ। होलोक्राइन प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर जब स्रावण होता है और जब स्रावण पूर्णतः बन जाता है कोशिकाओं के अंदर, तब ये कोशिका की जो झिल्ली है पूरी तरह से फट जाती है और ये कोशिका खुद पूरी नष्ट हो जाती है और अपने स्राव को बाहर नलिका में डिफ्यूज़ कर देती है, नलिका में भेज देती है। तो इस प्रकार से एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनका क्लासिफिकेशन 2 आधारों पर किया गया है। पहला आधार होता है स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी संरचना कैसी है। दूसरा आधार होता है उनके सिक्रीशन का प्रकार कैसा है, वो किस प्रकार से सिक्रीशन या स्रावण कर रही हैं। जो स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इनका 2 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, नलिकामयी या ट्यूब्यूलर या फिर कोशयुक्त या एल्वियोलर। जो नलिकामयी ग्रंथियाँ होती हैं उनके स्ट्रक्चर में ऐसे सिंपल नलिकानुमा संरचना पाई जाती हैं और जो अल्वियोलर ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंदर इस प्रकार से कोशयुक्त संरचना पाई जाती हैं। अब अगर सिर्फ एक ही नलिका उपस्थित होती है तो उसे कहते हैं सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड या फिर सिंपल नलिकामयी कोशिका। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नलिकाएं मिलकर एक ग्लैंड का या एक ग्रंथि का निर्माण करती हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड या फिर मिश्रित नलिकामयी ग्रंथियाँ। इसी प्रकार से जो कोशयुक्त ग्रंथियाँ होती है, जो अल्वियोलर ग्रंथियाँ होती है, उनके अंदर अगर सिंगल एक कोश पाया जाए तो उसे कहा जाता है सिंपल अल्वियोलर ग्लैंड या फिर सिंपल कोशयुक्त ग्रंथियाँ। लेकिन अगर एक से अधिक कोश मिलकर एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, उसी तरीके से ये देखने में प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की ग्रंथियों को कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड या फिर मिश्रित कोशयुक्त कोशिका कहा जाता है।
अब जो दूसरा आधार होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन के आधार पर ये कोशिका 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। पहला जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है एक्राइन कोशिका अथवा मीरोक्राइन कोशिका। इस प्रकार की ग्रंथियाँ एक्राइन ग्लैंड या फिर मीरोक्राइन ग्लैंड, इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वह जब अपना सिक्रीशन करती है, जब अपना स्रावन करती हैं, तब उनकी कोशिका झिल्ली को कोई नुकसान नहीं होता, सिंपल एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो स्रावन कर देती हैं। दूसरी प्रकार जो होता है वो होता है एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ। एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ जब अपना सिक्रीशन करती हैं, जब स्रावन करती हैं, तो उनकी कोशिका झिल्ली का एक छोटा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। इसे कहा जाता है एपोक्राइन ग्रंथि। होलोक्राइन ग्रंथि, जैसा कि नाम बता रहा है, होलो यानी कि पूरी की पूरी, यानी कि ये ग्रंथियाँ जब अपना स्राव करती हैं तो इन ग्रंथियों की कोशिकाएं स्रावण के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। ये कोशिकाएं फट जाती है और अपने स्रावण को ग्रंथियों की नलिका में छोड़ देती है। तो इस प्रकार से बहिर्स्रावी ग्रंथियों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तीसरा क्लासिफिकेशन और होता है सीरस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड, लेकिन उनका अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं बताया है। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है त्वचा की ग्रंथियों के बारे में। अब ये त्वचा की ग्रंथियाँ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, जो है त्वचा की ग्रंथियाँ। तो सबसे पहली जो त्वचा की ग्रंथि आती है वो होती है श्वेत ग्रंथि, या जिसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ये श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है ये त्वचा की गहराई में उपस्थित होती हैं, और ये जो है नलिकाकार ग्रंथियाँ होती है, और इनका जो निचला हिस्सा होता है बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होता है, मतलब एक के ऊपर एक बुथा हुआ सा होता है। और इन नलिकाओं का जो ऊपरी सिरा होता है, या इनकी जो नलिका होती है इन ग्रंथियों की, ये त्वचा के बाहर एक छेद के रूप में खुलती है, जिसे स्वेट पोर या फिर छिद्र कहा जाता है। तो इस स्वेट पोर के द्वारा ये अपना सारा सिक्रीशन जो है त्वचा के बाहर सिक्रीट कर देती है, त्वचा के बाहर स्रावित कर देती है। ये ग्रंथियाँ जो हैं स्वेद अथवा पसीने का निर्माण करती हैं, और इस पसीने में जल, लवण, कुछ मात्रा में यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिक्रीशन किया जाता है। ये जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है ये 2 प्रकार की होती है, या तो ये होती हैं एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की, या फिर ये होती हैं एपोक्राइन प्रकार की। जो एक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ होती है वह सिंपल अकेली पाई जाती है, यानी कि तो ये जब केश के साथ में उपस्थित होती है तो ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, और ये जब अकेली पाई जाती है बिना बाल के, बिना केश के अकेले पाई जाती है त्वचा में, तो ये एक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। और जो आँख की पलक के पास में या बालों के जस्ट पास में जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। अब यहाँ पर एपोक्राइन और एक्राइन का अर्थ मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, तो आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कह रहे हैं एक्राइन, इसका अर्थ हुआ कि ये ग्रंथियाँ अपने सिक्रीशन को बिना कोशिका कला को नुकसान पहुँचाए सिक्रीट कर रही है, और एपोक्राइन का अर्थ हुआ कि जब ये स्वेद का स्रावन करती है तो इनकी कोशिका कला का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। तो मानव शरीर में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये ग्रंथियाँ हथेली में, पाँव की तली में और बाँह के नीचे सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है उनका मुख्य रूप से शारीरिक ताप नियमन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसी के साथ साथ उत्सर्जन में भी ये रोल प्ले करती है, क्योंकि पसीने में पानी के साथ साथ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित किए जाते हैं। तो ये थी बात स्वेट ग्लैंड्स की। अब हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, जो होती है त्वग्वसीय ग्रंथियाँ अथवा तेल ग्रंथियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में सीबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ये सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये केश कूपों के समीप पाई जाती हैं, और इनका निर्माण केश कूपों की जो फॉलिकल होती है या एपिथेलियम जो होती है उसके वलनों के द्वारा होता है। जैसा हम इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बालों का निर्माण एपिडर्मिस की जो सबसे आंतरिक मैल पीघी परत होती है उसके अंदर की तरफ धंसने की वजह से हो जाता है। तो अब ये जो एपिथेलियम बालों का निर्माण कर रही है, ये ही इस प्रकार से वलन का निर्माण करती है, वलित स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, और इन वलनों को सीबेशियस ग्रंथियाँ या तेल ग्रंथियाँ कहा जाता है। ये ग्रंथियाँ जो है होलोक्राइन प्रकार की होती है, यानी कि
इन ग्रंथियों की कोशिकाएं जब स्रावन का निर्माण कर लेती हैं तो अपने स्रावन को रिलीज़ करने के लिए, स्रावित करने के लिए इस प्रकार से संपूर्ण कोशिका फट जाती है और इनका स्रावन बाहर नलिका में आ जाता है। तो ये सीबेशियस ग्रंथियाँ केश कूपों के आसपास पाई जाती है। केश कूपों की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार से वलनों का निर्माण करके सीबेशियस ग्रंथियों का निर्माण करती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है होलोक्राइन प्रकार की होती है, यानी कि जब स्रावन करती हैं तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। ये ग्रंथियां जो है एक तेल के समान बहुत ही गाढ़े पदार्थ का स्रावन करती है और ये पदार्थ जो है इसे हम सीबम कहते हैं। ये सीबम जो है केश और त्वचा को चिकना बनाए रखता है और जलरोधी बनाए रखता है। और ये जो ग्रंथियां हैं शरीर के लगभग सभी भागों में पाई जाती है, लेकिन हथेली और पाँव की तली पर ये सीबेशियस ग्रंथियां पूरी तरह से अनुपस्थित रहती हैं। और ये ग्रंथियां धूप की उपस्थिति में विटामिन डी के संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार ये है स्ट्रक्चर सीबेशियस ग्रंथियों का। जो तीसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि त्वचा में पाई जाती है वह कहलाती है स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड। स्तन ग्रंथियां जो हैं वो वक्ष स्थल पर पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां महिलाओं में अधिक डेवलप्ड होती है और ये ग्रंथियां भी डर्मिस की गहराई में उपस्थित रहती है। इनकी संरचना या तो मिश्रित नलिकाकार हो सकती है या फिर मिश्रित कोश युक्त हो सकती है और ये ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। महिलाओं में जैसा कि पहले भी बताया था कि ये ग्रंथियां ज़्यादा विकसित होती हैं और जब महिलाएं शिशु को जन्म दे देती हैं तो उसके बाद में इनका मुख्य कार्य दुग्ध का उत्पादन और दुग्ध का स्रावन होता है। इन ग्रंथियों का जो डेवलपमेंट है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक 2 हार्मोन करते हैं, लेकिन जो दुग्ध स्रावण और दुग्ध जो है प्रोडक्शन, दुग्ध के उत्पादन का जो कार्य है वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं, जबकि स्तन ग्रंथियों के डेवलपमेंट का जो रेगुलेशन है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के 2 हार्मोन करते हैं। ये ग्रंथियां जो है मुख्य रूप से जो तेल ग्रंथियां होती हैं उन्हीं का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, रूपांतरित रूप होता है। जो सीबेशियस ग्रंथियां हमने अभी ऊपर देखी थी, ये सीबेशियस ग्रंथियां रूपांतरित होकर इन मेमरी ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। तो ये या तो इस प्रकार से कोशयुक्त स्ट्रक्चर होता है या फिर इसकी जगह पर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी पाया जा सकता है और ये एक कॉमन मिल्क डक्ट के द्वारा अपने दुग्ध का स्रावन करती है। तो इस तरीके से इस प्रकार के बहुत सारे गुच्छे इकट्ठे रहते हैं और ये गुच्छे एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं और दुग्ध को स्रावित करने का काम करते हैं। चौथी जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथि होती है त्वचा में वो कहलाती है मीबोमियन ग्रंथियाँ। ये मीबोमियन ग्रंथियाँ जो है ये भी रूपांतरित सीबेशियस ग्रंथियाँ ही होती हैं। ये ग्रंथियाँ नेत्र की पलकों के आधार पर पाई जाती हैं और इनके द्वारा तेलीय पदार्थ का स्रावन होता है। ये अगर हम अपनी आँख को एक छोटे हिस्से को मैग्नीफाई करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो आँख की पलकें हैं इसके आधार पर ये मीबोमियन ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं और ये मीबोमियन ग्रंथियाँ लगातार चिकने सीबम का स्रावन करती रहती है, जिससे जो हमारी कॉर्निया है वो चिकनी बनी रहती है। इस छिद्र के द्वारा ये ग्रंथियाँ कॉर्निया की तरफ बाहर की ओर खुलती हैं और अपने स्रावन को कॉर्निया की तरफ पहुँचाती है, जिससे कि कॉर्निया चिकनी और गीली बनी रहती है। ये भी एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। जो 5वीं इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है हमारे त्वचा में वो होती है सिरुमिनस ग्रंथियाँ या सिरुमिनस ग्लैंड। ये सिरुमिनस ग्लैंड्स भी रूपांतरित श्वेत ग्रंथियाँ होती है और साथ में ये मिल जाती हैं तेल ग्रंथियों से, यानी कि रूपांतरित श्वेत ग्रंथियाँ जब तेल ग्रंथियों के साथ मिक्स होती हैं तो इन सिरुमिनस ग्रंथियों का निर्माण होता है। ये ग्रंथियाँ एक मोम नुमा पदार्थ का स्रावन करती है और ये ग्रंथियाँ ये जो हमारा कान होता है उसके बाह्य कर्ण नाल में उपस्थित रहती है। ये बाह्य कर्ण नाल में एक चिपचिपे मोम नुमा पदार्थ का स्रावन करती रहती है जो पीले कलर का होता है, जिसे सिरुमिन या कर्ण मल कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो इसे ईयर वैक्स कहा जाता है। ये जो सिरुमिन होता है ये कर्ण नलिका को चिपचिपा बनाए रखता है ताकि अगर हमारे कान में बाहर से धूल मिट्टी के कण या कोई पैथोजन चला जाए तो वह इन सिरुमिन से टकराकर इससे चिपक जाते हैं और कान के अंदर जो ईयर ड्रम वगैरह होता है उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।
तो ये सिरुमुन जो है कर्ण नलिका को चिकना बना के रखते हैं और टिम्पैनम की जीवाणु और अन्य हानिकारक पदार्थों से रक्षा करते हैं, क्योंकि बाहर से अगर कोई हानिकारक पदार्थ कान में प्रवेश कर जाता है तो इस सिरुमिन से चिपक कर ये बाह्य कर्ण नलिका में ही रुक जाता है, आंतरिक कर्ण की तरफ ये नहीं जा पाता है। अगली ग्रंथि है मूलाधार ग्रंथि, जिसे पेरिनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मूलाधार ग्रंथि जो है ये भी रूपांतरित तेल ग्रंथि ही होती है, जो कि गुदा और मूत्र जनन मार्ग पर उपस्थित रहती है। ये ग्रंथियाँ जो होती है विशेष गंधयुक्त पदार्थ का स्रावन करती है, जिन्हें फेरोमोन या सेंट कहा जाता है। इसीलिए इन ग्रंथि को सेंट ग्लैंड या फिर गंध ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ का स्रावन करती है। ये भी एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ ही होती हैं। जो आखिरी ग्रंथि है त्वचा के अंदर वो होती है जैस ग्रंथि या जैस ग्रंथि कहते हैं इसे। ये ग्रंथियाँ भी रूपांतरित तेल ग्रंथियाँ ही होती है। ये पलक के केश कूपों में पाई जाती है और ये अपना एक चिकना स्रावन करती है, जिसके द्वारा पलक को चिकना बनाए रखा जाता है। ये जैसे कि पहले ऊपर हमने देखा था कि अगर आँख के एक किसी हिस्से को हम मैग्नीफाई करके देखें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो बाल हैं इसके बिल्कुल आधार पर ये जीस ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं और इसी के पास में ये मीमोबियन ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं। ये जो जैस ग्रंथियाँ हैं ये अपने चिकने स्राव के द्वारा पलकों को चिकना बनाए रखते हैं, जबकि मीमोबियन ग्रंथियाँ जो है ये अपने स्राव के द्वारा आँखों की कॉर्निया को चिकना बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से ये थी बात त्वचा की ग्रंथियों की। इसी के साथ हमने पहला जो चैप्टर है 12th क्लास का, जिसमें हमारे अध्यावरण तंत्र के बारे में बताया गया है, वो पूरा कर लिया है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली आप सभी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रहें, स्वस्थ रहें।